ये पिछली बार जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़े हुए थे, नहीं? क्या नाम था उसका? गति का इंग्लिश होता है मोशन, और उसका न्यूमेरिकल बनाए हुए थे। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। हाँ, पार्ट जो है उसका नाम है बल तथा गति के नियम। बल का अंग्रेजी क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। नियम का होता है रूल्स, नहीं? तो फोर्स एंड रूल्स ऑफ मोशन, क्या अगर इंग्लिश में चैप्टर का नाम होता तो यही होता। सबसे पहले आप ये समझिए कि बल क्या है, ठीक है? जैसे छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं, तो हमको याद है 5 की किताब में, शायद 4 की किताब में दिया था कि बल धक्का या खिंचाव को कहते हैं। हाँ, मोटा मोटी एक वो डेफिनेशन है, हालांकि वो बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं है। बल जो है एक भौतिक कारण है। क्या है वो? भौतिक कारण है। भौतिक कारण है, वो बल ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। दाब है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। भौतिकी में जो चीजें होती है, कॉजेज होते हैं, वो भौतिक कारण है। तो बल भी एक भौतिक कारण है, ठीक है? आप किसी चीज पे बल लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, आप गति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या आप जो है आकार आकृति बदल सकते हैं। एक केन है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो टीन वाला या जो भी रहे केन रहता है ना एल्यूमिनियम, पीने के बाद आप उसको दाबेंगे, पिचक जाएगा, नहीं? तो बदल गया आकृति ना उसका। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी ने मारा फुटबॉल को, किक किया और फुटबॉल हमारी तरफ आ रहा है, हम उसको पैर से मारते हैं, उसका डायरेक्शन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये चीज क्रिकेट में भी होता है। बल लगाए हैं, फिर उसका जो है डायरेक्शन बदल गया है। आप साइकिल चला रही हैं, आप जिधर जा रही हैं, पीछे से आप उस तरफ ही अगर फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो आपकी गति बढ़ जाएगी। लेकिन आप जिधर जा रही हैं उसके अपोजिट हम खींचते हैं अगर उसको अपनी तरफ, तो आपकी गति धीमी हो जाती है। हो सकता है कि आप रुक भी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बल जो है आपकी दिशा बदल देगा, गतिमान चीजों की दिशा बदल देगा, या विराम की वस्तु को गति मिला देगा। नहीं, गति जो में जो गतिशील जो वस्तु है उसको क्या करेगा? विराम मिला देगा। तो इस तरह से जो है बदलाव हो सकता है। अब बल की परिभाषा की बात करें, जो आपको लिखना होगा एग्जाम में अगर आता है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति, दिशा या गति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं कि वो ला ही देगा। मतलब दीवार पे हम बल लगा रहे हैं कि दीवार को गिरा दें, बट हम उसको गिरा नहीं पाते हैं, तो क्या हम बल नहीं लगा रहे? बल तो लगा ही रहे हैं। आगे पढ़ेंगे कि बहुत भारी चीज को हम उठाए हुए हैं, हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, दिन भर हम पसीने पसीने हो गए हैं, लेकिन अगर उठा के एक जगह खड़े हैं तो कार्य नहीं हो रहा है, वर्क कुछ नहीं हुआ है, जबकि आप दिन भर बोझ उठाए खड़े हैं। साइंस कहता है कि वर्क नहीं है। तो वर्क के चैप्टर में आएंगे। फिलहाल हम बल की बात कर रहे हैं कि वाल नहीं भी गिरा हमसे ना, फिर भी हम उस पर बल लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या है, उसको प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ मूवमेंट लाने का या चेंजिंग लाने का। तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति आकृति में परिवर्तन ला देगा या लाने का प्रयास करेगा। बल क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। वेक्टर बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। सदिश राशि, स्केलर मतलब अदिश राशि हो गया, और वेक्टर मतलब सदिश राशि। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत है, उनको कहते हैं सदिश राशि, जिसमें बल आता है, ठीक है? वेग भी आता है, विस्थापन भी आता है, ये सभी सदिश राशि है। लेकिन जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उनको अदिश राशि कहते हैं, जिसमें आपको चाल आता है, दूरी आती है। नहीं, ये सभी क्या है? अदिश राशि। ताप है, तापमान जो कहते हैं आप, ऊर्जा है, कार्य है, ये सभी अदिश राशि हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बल जो है उसको हम F से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल F, नहीं? और बल का सूत्र होता है
द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब F इक्वल टू एम इंटू ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? F इक्वल टू एम इंटू। हम जब न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो जब फोर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसमें मास और एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, या इन तीनों में से कोई दो देगा तो हम तीसरा निकालेंगे। आगे हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो उस पर बात होगी। अब बल तीन तरह का कार्य कर सकता है, ये दिया हुआ है। पहला कि बल जो है किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला देगा। बोलेंगे कि साइकिल चला रहे हैं आप, या तो हम आपकी गति को तेज कर देंगे या कम कर देंगे। दूसरा कि बल जो है वो गति की दिशा बदल देगा, जो फुटबॉल और क्रिकेट वाला एग्जांपल दिए, उससे दिशा बदल गई गेंद की। और दूसरा तीसरा क्या है, वस्तु की आकृति बदल जाएगी, जो हम केन वाला एग्जांपल दिए। तो तीन चीजें जो है बल कर सकता है। बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब आइए, दो चीजें होती हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये संतुलित बल क्या है? सोचिए, एक रस्सी जो है, बच्चे रस्सी खींच वाला खेल खेलते हैं। 10 लड़कियां इधर से रस्सी खींच रही हैं, 10 इधर से खींच रही हैं। एक लाइन बना हुआ है, दोनों उस लाइन पर खड़े हैं। जो लाइन से किसी को हटाएगा तो जो हटा देगा वो जीत जाएगा, जो हटेगा वो हारेगा। अब दोनों लोग ताकत लगा रहे हैं, दोनों तरफ की टीम ताकत लगा रही है, लेकिन दोनों अपने अपने लाइन पे बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि दोनों तरफ से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। क्या? सेम पोटेंशियल लग रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? जीरो। रिजल्ट मतलब परिणाम। तो जब परिणामी बल शून्य होता है तो बल संतुलित कहा जाता है। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो बल क्या कहते हैं? संतुलित बल। बल शून्य लगा मतलब संतुलित बल है। बल तो लग ही रहा है, बल शून्य होगा, संतुलित बल हो गया। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया वहां, ठीक है। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं किसी बक्से को अपने से दूर करने के, और एक आपके घर में भाई बहन दौड़ गया आता है, कहता है कि हम अपनी तरफ नहीं आने देंगे, वो भी उधर से फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो बक्सा या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह से टच से मस नहीं हो रहा है, वहां से उसमें कोई मोशन मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप दोनों का फोर्स सेम लग रहा है उस बक्से पे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जब रिजल्ट जीरो आया उस बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और अब सोचिए कि रस्सी खींच वाले खेल में एक टीम ने दूसरे को अपने लाइन से हटा दिया, मतलब जिसने हटाया उसके फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तब तो वो दूसरी टीम हट गई वहां से लाइन से। अगर ये 500 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो जरूर वो 500 से कम लगा रहा होगा टीम, नहीं, तब तो वो हार गया ना टीम। तो जब परिणामी बल शून्य नहीं आया तो बल असंतुलित होता है, और असंतुलित बल ही किसी वस्तु में किसी तरह का चेंजिंग ला सकता है। नहीं, संतुलित बल कभी भी किसी वस्तु में, चाहे वो गतिमान हो चाहे विराम में हो, कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, ठीक है। तो परिभाषा दे रहा है जो आपको लिखना होता है एग्जाम में, यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। ये त्वरण उत्पन्न करने का क्या मतलब है? उसमें वो मोशन लाना समय के साथ, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की बात करिए, ज्यादा आसान है वो, कि जब फोर्स लगाने के बाद भी परिणामी बल जो है, परिणामी बल शून्य आता है तो हम बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। त्वरण उत्पन्न करेगा, अगर त्वरण उत्पन्न कर दिया तो वो असंतुलित बल है, और त्वरण उत्पन्न नहीं कर पाया तो क्या है? संतुलित बल, ठीक है। बल भी कई तरह के होते हैं, जिसमें एक है स्पर्श बल। स्पर्श का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छूना। मतलब आप किसी बक्से को हटा रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से हटा रहे हैं, आप किसी फुटबॉल को दूसरी तरफ किक कर रहे हैं। किक मतलब कैसे मारते? पैर से मारते। पैर से मारने को किक करते हैं। तो आप अगर उसको किक कर रहे हैं तो बिना छुए वो किक थोड़े हो रहा है, आपके पैर का और फुटबॉल का स्पर्श हो रहा है ना। तो जब हम किसी वस्तु को संपर्क, उस वस्तु पर संपर्क ला करके, संपर्क में आकर के वस्तु के
या वस्तु हमारे संपर्क में आती है और तब उसमें कुछ जो है बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो ये स्पर्श बल है। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगा सकते हैं। ऐसे बलों को जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित होता है उसको हम स्पर्श बल कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे एक दे रहा है अभिलंब बल। भाई एक टेबल, ये टेबल है ना, इसमें हम मान लीजिए बुक रखे हुए हैं, ये बुक बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है और नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली जो है वो बल लगा रहा है, ये अभिलंब बल है। मतलब जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क जो सतह होती है उनके लंबवत लगता है, नहीं, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। फिर एक तनाव भी दे रहा है, आप देखते होंगे कि किसी वस्तु को किसी धागे से, डोरी से बांध करके, स्ट्रिंग से उसको हम डोरी को तानते हैं अगर, ठीक है, तो क्या होता है कि डोरी से जो बंधी हुई वस्तु होती है ना, उस पर वो वस्तु जो है डोरी पर क्या करती है, बल लगाती है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। हाँ, टेंशन बोलते हैं ऐसे। जैसे ऐसे भी तनाव का अंग्रेजी टेंशन होता है। इसमें कोई वस्तु जो बंधी हुई है वो धागे को खींच रही है, उसमें जो दिमाग में आपके ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, वो आपको खींच रही है अपनी तरफ, तो आप अपने रियल वर्क से जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं, इसी को तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। यहाँ भी वही बात है। आप एक कैसे बताएं, कोई घर और बनता है नया नया ना, तो लोग कहते हैं कि भाई घर पे नजर नहीं लगे, तो एगो जूता बांध के टांग देते हैं, देखते हैं, जूता बांध के टांग दिया। अब वो जूता जो है जिस धागे से बांधा गया है, वो जूता जो है उस धागे पर तो फोर्स लगा रहा है, बल खींच रहा है ना, ये तनाव का एग्जाम्पल है, टेंशन का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद एक घर्षण। घर्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, दो वस्तु जब एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं ना, इसको हम जो है कहते हैं घर्षण बल। हम चलते हैं ना पैदल, तो हमारे पैर में और जमीन के बीच में, सरफेस सतह के बीच में घर्षण लगता है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। आप सुने हो केला का छिलका फेंक दो, लोग फिसल गिर जाता है। क्यों गिर गया वो? उसमें घर्षण नहीं, क्योंकि केला का जो छिलका वो इतना प्लेन होता है कि पैर और जमीन के बीच के घर्षण को शून्य कर देता है, और जैसे ही हम उस पर बल लगाते हैं उसकी स्लिप करते हो धड़ाम। कभी भी केला का छिलका या ऐसा कोई भी चीज डस्टबिन में डालिए, इधर उधर नहीं फेंकिए। हो सकता है आप सोचे हो कि भाई हम फेंक दिए, हम कौन उसमें चलने जा रहे हैं, हम तो अब आगे बढ़ जाएंगे। कौन गारंटी कहीं आपका अपना ही कोई पीछे से आ रहा हो गिर जाए, ये तो कोई जानता नहीं है ना। और कौन गारंटी कोई ऐसा जरूरतमंद जा रहा है, बीमार कोई जा रहा है जिसको सही से चलने में परेशानी है, वो आपके उस छिलके पर फिसल के गिर जाए, अब पता चलेगा कि उसके साथ बहुत बड़ा कोई घटना घट गया। तो इसलिए ये सब पढ़ने का मतलब यही है कि हम जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सलीका है रहने का, तौर तरीका है, उसको भी हम अपने अमल में लाएं। ठीक है, तो घर्षण जो है एक दूसरे पर सतह जो है एक दूसरे का अपोजिट साइड में ना डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि घर्षण जो है उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। आप जो सैंडल खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, अगर घर्षण नहीं होता ना तो जो खरीद लिया आप वो वैसे ही रहता, टूटता कभी नहीं, वो हमेशा वैसे का वैसे बना रहता। आप देखते होंगे कि सोल घिस जाता है, कहते होंगे इसका सोल ही घिस गया है, अब तो दूसरा बदल देंगे। कपड़ा जो हम पहनते हैं, एक कोई कपड़ा आपको बड़ी प्यारा लगता है, बड़ी पसंद है, खरीदे मार्केट से, कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन एक कोई है स्पेसिफिक जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहन के जो है धीरे धीरे क्या होता है, फट जाता है। मेरे पास एक कपड़ा था बहुत पहले, खादी भंडार से मैंने खरीदा, पतला सा सॉफ्ट कपड़ा था, मतलब बिल्कुल वो कहते हैं कि जर्रा जर्रा फटने को था, तब तक हम उसको पहने हुए। और उसको लेके खादी भंडार में कई बार गए कि भाई ऐसा कपड़ा अगर है आपके पास तो दे दीजिए। वैसा शर्ट मिला नहीं, इतना सॉफ्ट था, उसको मोड़ करके हम पॉकेट में रख लेंगे, शर्ट इतना सॉफ्ट था। तो गर्मी के टाइम में समझिए लगता था कुछ पहने हुए नहीं। तो एक स्पेसिफिक कपड़ा था, फट गया ना, क्यों? फ्रिक्शन के कारण।
घर्षण के कारण। तो यहाँ पे तो उसका क्या कहें, निगेटिव पहलू आ गया ना, एक नुकसान हो गया उसका। जितने पार्ट पुर्जे हम मशीनरी में लगाते हैं, मशीन में लगाते हैं, वो धीरे धीरे घिसते हैं। चापाकल हैंड पाइप चलाते हैं तो ऊपर वाला जो रड लगा होता है, कुछ महीने बाद, 6 महीना साल भर बाद धीरे धीरे घिस घिस के कभी आता है, टूट ही जाता है। उस पर ध्यान भी रखना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है। हालांकि शहरों में तो अब चापाकल है नहीं, बहुत रेयर है, लेकिन हम जिस परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में, वहाँ चापाकल अभी भी है, बहुत अधिक मात्रा में। तो एक तो हर 6 महीना 1 साल पर वो जो नट बोल्ट जो भी है उसको बदलवा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। वरना कभी कभी अचानक से टूट गया ना, सीधे मुंह पे धड़ाम से, लोहे का चोट समझ रहे हो, सर फट जाएगा, नाक फट जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है ना, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। और दीज आर द निगेटिव अपीयरेंस ऑफ फ्रिक्शन। निगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हमने कहा कि घर्षण से फायदा भी है। अब ये फायदा क्या है? घर्षण नहीं हो तो आप चल नहीं सकते, घर्षण नहीं हो तो आप लिख नहीं सकते। हम जो पेंसिल से, पेन से लिखते हैं, ये घर्षण के कारण नहीं लिखते हैं। वरना आप कागज पे तेल लगा दीजिए, लिखिए, नहीं लिख पाएंगे। कभी कभी आप देख, अच्छा ये जो बहुत फिसलनदार कोई चीज़ है, अगर स्लिपरी है, उस पर आप लिखेंगे तो नहीं लिख पाते, चल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अगर कपड़ा तक हमारे बॉडी में है, ये फ्रिक्शन के कारण है। फट रहा है तो भी फ्रिक्शन के कारण। अब पहने हुए मेरे शरीर पे है ये, अगर तो फ्रिक्शन के कारण है, अदरवाइज वो रहता ही नहीं, नीचे जाता। जूता चप्पल हम पहन रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण हमारे पैर में बंधा हुआ है। बात समझ रहे हैं? जितने वाहन चलते हैं फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ पाते। और टायर का चक्का घिस रहा है टायर, तो वो भी फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू साथ में। फ्रिक्शन हमारे लिए लाभदायक भी है और फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी है। तो जिन कंडीशंस में फ्रिक्शन के नुकसान है, घर्षण के नुकसान है, वहां प्रयास किया जाता है कि उसको कम किया जाए। और ये कम किया कैसे जाएगा, इसके तरीके हैं अलग अलग। आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आपने देखा कि वो कैरम बोर्ड स्ट्राइक जो करते हैं तो आप पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने का क्या कारण होता है यार? पाउडर क्यों डालेंगे? क्यों फिसलेगा पाउडर डालेंगे? हम पाउडर डालेंगे तो कैरम के जो गुटियां होती हैं, स्ट्राइकर होता है, क्यों फिसलता है? घर्षण के कारण थोड़ा फिसलता है। घर्षण के कारण तो आगे नहीं भागता, तो आप पाउडर डालते हैं कि वो तेज फिसलेगा। आखिर ये तेज क्यों फिसलता है पाउडर डालने के बाद, ये पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, चिकना होने का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। होता क्या है ना कि जब उस पर पाउडर नहीं है तो प्लाई का बना हुआ कैरम बोर्ड का वो सरफेस है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते हैं, बहुत बारीक होते हैं। उन गड्ढों की वजह से इसके जो भी गुटियां हैं, जो भी कहते हैं आप, उस पर फ्रिक्शन होता है और वो जल्दी से आगे नहीं बढ़ते हैं। जब आप पाउडर डाल देते हैं तो पाउडर बहुत सॉफ्ट होता है, वो उन गड्ढों को भर देता है। और चूंकि वो गड्ढे भर जाते हैं, इसलिए जो है आप बिल्कुल सॉफ्ट होता है सरफेस, वो फिसलनदार हो जाता है और हम आराम से खेल पाते हैं। तो कारण ये है, बात समझ रहे हैं? इसके अलावा ये तो कैरम वाला एग्जाम्पल हो गया। आप देखते होंगे, आप अपने साइकिल बनवाते होंगे, कभी कभी खराब होता होगा या लगता होगा कि सर बहुत ही जाम चल रहा है, जाम चलना बोलते हैं इसको। तो आप जाते हैं मैकेनिक के पास जो साइकिल बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका ग्रीजिंग करते हैं, या उसमें मोबिल जो है तेल वगैरह डालते हैं, ऑयल, कि उससे जो है चैन आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए नहीं, और आप जो है फिर आराम से उसको चला पाए। तो ये ग्रीजिंग करके हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। हम तेल डाल के, ऑयल डाल के फ्रिक्शन को कम करते हैं, क्योंकि सतहें चिकनी हो जाती हैं। ये तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसमें भी हम लोग बॉल बेयरिंग लगाते हैं, बॉल बेयरिंग में भी ग्रीजिंग कर देते हैं। आप जो पैडल चलाती हैं साइकिल का, उसमें बॉल बेयरिंग लगा होता है, गोला गोला छोटे छोटे गोलियां होती हैं वाइट कलर की, वो नाचती हैं, उसमें भी तेल या ग्रीस डाला जाता है ताकि वो बिल्कुल फ्री हो जाए। फ्री कब होगा? फ्रिक्शन कम होगा तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन कम कर सकते हैं।
कहीं कहीं ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट भी बहुत चिकना सॉफ्ट होता है, तो वो भी क्या करता है, उस तत्व को फिसलदार बना देता है और वो चीज़ जो भी जिस ऑब्जेक्ट को लगाया वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो जहाँ फ्रिक्शन से नुकसान है वहाँ पे उसको कम करने की विधियाँ हैं, इससे हम चाहें तो कम कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ फ्रिक्शन जरूरी है और वहाँ पे फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन बढ़ाने का काम करता है। आप ये सर कौन सा चीज़ है फ्रिक्शन बढ़ा देंगे, क्यों बढ़ाएंगे फ्रिक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जूता है, जो क्रिकेटर या कोई भी खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल खास करके, आप देखिएगा उनके जूतों में नॉर्मल जूता पहनते हैं लेकिन अलग से स्पाइक्स लग आता है। स्पाइक्स छोटा छोटा कांटेदार होता है, वो कांटा होता है उसमें, वो जूता में अलग से लगता है। क्यों लगाया जाता है? फ्रिक्शन घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि वो दौड़े तो पैरों का फिसले नहीं। तो यहाँ तो फ्रिक्शन को बढ़ा दिया गया। सोचिए अगर कम रहता तो दौड़ते फिसलते गिरते। तो ऐसी भी नौबत आती है कि फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। आप सोचिए जरा, एक जो बाइक चलाते हैं टायर उसमें लगा होता है, वो क्या होता है कि बहुत चलने पर घिस जाता है। उसमें गोटियां होती हैं ऐसे ऐसे चारों, देखिएगा टायर में लगी हुई, गैप गैप होता है, गड्ढा गड्ढा उभरा हुआ होता है। वो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए होता है। उससे फ्रिक्शन बढ़ता है तो जो बाइक चलता है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा, फिसलेगा नहीं। वरना थोड़ा सा पानी लगा, थोड़ा सा कीचड़ लगा, गाड़ी। इसलिए कहते हैं कि वो टायर जो है वो भी एक नियत समय पर बदलवा देना चाहिए, वरना उसे भी नुकसान खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप ब्रेक लगाएंगे, उसमें वो गोटियां हैं नहीं, फ्रिक्शन कम हो गया है, फिसलता चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है, उसके भी उपाय किए जाते हैं। तो ये तो घर्षण बल था। इसके अलावा एक और होता है अलग से बल का प्रकार है दूरी पर क्रिया बल। ये सभी स्पर्श बल था, स्पर्श बल के काइंड्स थे, नहीं। अब है दूरी पर क्रिया बल। दूरी नाम से क्लियर है, दूरी पर क्रिया बल मतलब दो जो फोर्स हैं, दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, अलग हैं एक दूसरे से, फिर भी फोर्स लगा रहे हैं। कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें सटने की जरूरत नहीं है और बल लग जाता है। चुंबकीय बल इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप अब उसमें जो चुंबकीय बल हैं, जो चुंबक से अट्रैक्ट होने वाले हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उन पे ये काम करेंगे। लोहा का टुकड़ा, लोहे की कील थोड़ी दूरी पे है, आप वहां पे चुंबक बगल में रखते हैं और जाके वो चिपक जाता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल है दूरी पर क्रिया बल का। चुंबकीय बल और स्थिर विद्युतीय बल भी होता है, दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा गुरुत्व बल भी होता है। ये तीनों दूरी पर क्रिया बल है। सेब टूटा तो गिरा कहाँ? नीचे। तब ना न्यूटन साहब आ गए। न सेब गिरता, न नीचे आता, न न्यूटन साहब वहां बैठे होते देखते, और न ही गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट आता, जो अगले पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने दिया था। तो ये जो गुरुत्व बल है, स्थिर विद्युतीय बल है, चुंबकीय बल है, ये तमाम चीजें जो हैं दूरी पर क्रिया बल के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये स्थिर विद्युतीय बल क्या है? तो स्थिर विद्युतीय बल है, आप कंघी करते हैं, आप क्या करेंगे, कंघी को थोड़ा बाल में घिस लीजिए और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रख लीजिए, या पेन, कोई प्लास्टिक का पेन है वो घिस लीजिए और कागज के छोटे टुकड़े को बस ले जाए, टुकड़े चिपक जाए, करके देख लीजिएगा। ये जो चीजें है ना, ये स्थिर विद्युतीय बल है। ठीक है, चार्ज हो जाता है प्लास्टिक और वो अपनी तरफ उन कागज के टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। इसके अलावा अब एक मांसपेशीय बल भी होता है। हालांकि मांसपेशीय बल में स्पर्श बल लगता है, आप किसी चीज को उठाते हैं नहीं तो जाहिर सी बात है उसको आप हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वहां जो बल लगता है आपके द्वारा वो क्या है, मांसपेशीय बल, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है गैलीलियो नहीं, गैलीलियो को हम इस नजरिए से जानते हैं कि उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का।
पता है आपको? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ग्रीस के महान दार्शनिक थे अरस्तु। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अरस्तु कौन थे दार्शनिक थे, कहाँ के? ग्रीक। और अरस्तु के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि अरस्तु, वैसे तो उनको दार्शनिक कहा जाता है, लेकिन विज्ञान का पिता अरस्तु को ही माना जाता है। जानते हैं बात? हम कभी, पता नहीं हम लिखवाए हैं आपको, लिखवाए कि विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु को कहते हैं, और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही है। सोचिए कि दार्शनिक को कितना अधिक ज्ञान था कि इन्होंने साइंस का कंसेप्ट और बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया हो। तो ये ग्रीक के थे। इनका विचार था कि किसी वस्तु को विराम में बने रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किंतु वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए बाहरी अचर बल की जरूरत होती है। ये मान्यता 2000 वर्षों तक बनी रही। फिर इटली के महान वैज्ञानिक आए गैलीलियो गैलीली, और उन्होंने इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। गैलीलियो गैलीली कहाँ के थे? इटली के थे। और अरस्तु कहाँ के थे? ग्रीस या यूनान, ग्रीक कह रहा हूँ, ग्रीस या यूनान के थे। गैलीलियो ने जब गौर से देखा तो देखा कि जो ढालू तल थे, जो स्लिपरी सरफेस होती है, ढालवा, उस पर नीचे की ओर गति की स्थिति में त्वरण हमेशा मौजूद रहता है, जबकि ढालू तलों पर ऊपर की ओर गति की स्थिति में मंदन सदा वर्तमान रहता है। इस अनुभव से उन्होंने तर्क किया कि जब तल ढालू न हो, अर्थात समतल हो, तो न तो त्वरण और न मंदन होना चाहिए। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्षैतिज समतल के अनुरेख गति अचर होनी चाहिए। अगर कोई बल रोक नहीं रहा है ऑब्जेक्ट को, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट है, जिस पे उसको गति करना है, तो उसकी गति हमेशा अचर रहती है। अगर त्वरण या मंदन काम नहीं करे, मंदन तो समझ रहे हैं, ब्रेक लगा दिए, दूसरे पार्ट में पड़े थे, गाड़ी रुक गई, मंदन है। स्पीड बढ़ गया तो क्या हुआ? त्वरण काम कर रहा है। तो त्वरण या मंदन अगर नहीं हो तो जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का, वो कांस्टेंट रहेगा। वो जो उसमें 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड बना रहेगा। ये गैलीलियो गैलीली का अपना कॉन्सेप्ट था।